मंच पर उपस्थित विद्या भारती के सभी माननीय अधिकारीगण, आदरणीय सिंघानिया जी, उपस्थित नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, भवन अपना बन गया तो सबको ही आनंद होता है। एक व्यक्ति को भी अपना रहने का ठिकाना खुद का बनाया बन गया तो वो हर्षित होता है। तो समाज के काम ने अपनी चमड़ी घिसकर अपना पैसा खर्चा करके काम करने वालों को कोई सुविधा हो गई तो वो एक बड़ा हर्ष का विषय बनना ये स्वाभाविक बात है और उस हर्ष में सभी सहभागी होते हैं। उस भवन के कारण जो कार्य बनेगा उस कार्य के सभी लाभार्थी, उनको आनंद होता है, कार्य करने वालों को आनंद होता है। और समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको समाज में कुछ अच्छा हुआ तो संबंध हो न हो आनंद होता है। तो ऐसा ही दूर से देखने वाला लेकिन अच्छा हो रहा है इसलिए आनंदित होने वाला एक व्यक्ति, इस नाते मैं आपके सामने कुछ बात करने के लिए खड़ा हूं। शिक्षा तो आज का समय ऐसा है कि शिक्षा मिले, अपने बच्चे शिक्षित हो, इसलिए कोई व्यक्ति कुछ भी कर लेगा। दो विषय ऐसे हैं अभी, शिक्षा और स्वास्थ्य। अन्न, वस्त्र, आवास, इसके साथ ये दो भी जुड़ गए हैं कि ये मूलभूत आवश्यकता बन गई है। और मनुष्य, हम देखते हैं, खुद भूखे रहकर बच्चों को पढ़ाते हैं, आवास छोड़ना पड़े, किराए के घर में रहना पड़े तो वो भी स्वीकार करके बच्चों को पढ़ाते हैं। इतनी उसकी आवश्यकता सबको लगती है। और उसके चलते बहुत सारे विद्यालय खड़े भी हो गए, चलते भी है। और जो विचार आज प्रभावी है, सबके मनों पर हावी है, जिसके आधार पर और जीवन के सारे तंत्र 2000 वर्षों से चल रहे हैं, वो पाश्चिमात्य विचार, वो व्यापार प्रधान है। तो भारत की शिक्षा ये $3 ट्रिलियन का क्षेत्र है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो उसमें बहुत फायदा है और उसकी आवश्यकता है। डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाकर प्रॉफिट कमाया जा सकता है, ये भी तत्व काम करता है। परंतु विद्या भारती जिस शिक्षा की बात करती है वो शिक्षा, इस शिक्षा को साथ लेकर और बहुत कुछ है। उसमें विद्या भारती तो मुनाफे का विचार नहीं करती, उसको शिक्षा पहुंचानी है, भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करना है। लेकिन शिक्षित करना यानी क्या? साक्षर बनाना केवल यानी शिक्षा नहीं है। दुनिया भर की सारी जानकारी ठूस ठूस कर दिमाग में भरना और उसमें उसको स्मरण में रखने की कला सिखाना, ये केवल शिक्षा नहीं है। भौतिक जीवन केवल सुख सुविधा संपन्न बने, इसके काम आने वाली शिक्षा, मात्र वो शिक्षा संपूर्ण शिक्षा नहीं है। ये सब है
जीवन सुखी बनना चाहिए। जितनी जानकारी हमको मिले, जानकारी जिसके पास ज्यादा है वो अपने आप को बहुत सुरक्षित रख सकता है, तो जानकारी चाहिए, नहीं चाहिए ऐसा नहीं। और जानकारी चाहिए तो जानकारी जिन जिन रूपों में मनुष्य के पास आती है, पहले केवल शब्दों से आती थी। उस जमाने में अपनी भाषा में ज्ञान को श्रुतम कहा गया, सुना हुआ कहा गया, क्योंकि दूसरा साधन ही नहीं था। आपको कुछ जानना है तो जो जानते हो उनके पास जाइए, उनसे सुनिए, समझिए, तब आपको मिलेगा। बाद में पुस्तकें आई, ग्रंथ आए, जानकारियां लिखी जाने लगी और पढ़ी जाने लगी। तब जो भाषाएं निकली उनमें विद्वान व्यक्ति के लिए वेल रेड ऐसा कहा जाता है, अच्छा जिसका वाचन है वो। अब और भी माध्यम बने जिससे जानकारी प्राप्त होती है। उन सब में साक्षर रहना, उन सब माध्यमों का उपयोग कर पाना यह आवश्यक है। लेकिन मात्र इतने से मनुष्य जीवन को मनुष्य जीवन बनाने वाली शिक्षा नहीं प्राप्त होती। और इतना ही प्राप्त करना है तो इतना बड़ा उद्यम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी किए बिना पशु पक्षी भी प्राप्त कर लेते हैं। अपना जीवन चले, सुख से चले, इसलिए क्या करना? वहां कहीं स्कूल कॉलेज नहीं है पशु पक्षियों के, लेकिन उनकी प्रकृति उनको रास्ता दिखाती है और वो सीख लेते हैं और जानकारी भी हासिल करते हैं। खुद जाकर देख लेते हैं। नए इलाके में शेर आता है तो चक्कर लगाता है, अपने क्षेत्र को रेखांकित करता है और क्षेत्र का सर्वे भी कर लेता है और बार बार सर्वे करते रहता है कि कुछ नया है, क्या है, जानकारी ले लेते और नए नए काम भी सीखते हैं। अब जिनके घर में बिल्लियां बहुत दिनों से रहती हो, उनको पता है कि दूध की अलमारी कैसे खोलना दो पैरों पर खड़े होकर, ये बिल्लियां सीख लेती है। सीखने की बुद्धि तो पशुओं में भी है, मनुष्य में भी है। पशुओं को एक अटक है, यहां तक उनका दिमाग चलेगा, उसके आगे नहीं चलेगा, इसलिए इससे ज्यादा वो सीखने का प्रयास नहीं करते। लेकिन मनुष्य के बुद्धि को कोई अटक नहीं मिली है, तो मनुष्य विचार करता है और अधिक सीखने का प्रयास करता है। अधिक सीखना उसके लिए समस्या नहीं है, क्या सीखना इसकी समस्या है। क्योंकि सीखकर मनुष्य पशु भी बन सकता है, सीखकर मनुष्य भगवान भी बन सकता है। तो हम जानते हैं, तपश्चर्या करते, देव भी करते, राक्षस भी करते। और राक्षसों ने तपश्चर्या की, उग्र तपश्चर्या की, ब्रह्मा जी तक सबको प्रसन्न कर लिया और वर प्राप्त कर लिए। लेकिन उन वरों का उपयोग उन्होंने क्या किया? चतुर्वेदों का उत्तम ज्ञाता रावण था। भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र के अनेक विद्याओं का जानकार था। उच्च कुल संपन्न था, वैभव संपन्न था। लेकिन ये सारा होने के बाद उसका दुनिया को उपयोग नहीं हुआ, उपद्रव हुआ। और उस तुलना में उस जमाने में थोड़ा कम सीखे थे, आयु में भी कम थे, इसलिए अनुभव में भी कम थे। और अयोध्या बहुत अच्छा और संपन्न राज्य था, लेकिन सोने की लंका जैसा तो नहीं था। फिर भी राम का नाम हम सब लोग लेते हैं, राम का आदर्श जीवन में मानते हैं।
रावण को नहीं मानते, क्योंकि मनुष्य चूंकि विचारी है, अच्छा विचारी है माना जाता है। मनुष्य के जीवन में मनुष्य के विकास से सारी सृष्टि का विकास होना चाहिए। प्रचलित परंपरा जो मैंने जिसका उल्लेख किया वो कभी कभी कहती है कि मनुष्य कुछ सृष्टि का स्वामी है, सृष्टि उसके उपभोग के लिए जन्मी है। लेकिन हमारी परंपरा में ऐसा विचार नहीं है। हम कहते हैं कि मनुष्य अगर सृष्टि में सबसे सक्षम है, सबसे अधिक उसको मिला है प्रकृति से, क्षमताएं उसके पास बहुत ज्यादा है, तो मालिक वो नहीं बनता, उल्टे उसका दायित्व बनता है कि अपनी इन क्षमताओं का उपयोग करके सबके कल्याण का रास्ता वो प्रशस्त करे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, ऐसा चले। बहुत अच्छा इंसान है और उपयोगी नहीं है तो फिर कबीर महाराज कहते हैं, ऊंचा भया तो क्या भाया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो गुणवत्ता का उपयोग है, उपयोग सबके लिए है, अपना आगे बढ़ना सबके आगे बढ़ने के लिए है। इसको समझकर आचरण करना, देशकाल परिस्थिति में उसको लागू कर सकना, ये वास्तव में शिक्षा है। और वो शिक्षा विद्यालयों में मिलनी चाहिए। नई शिक्षा नीति ऐसा जो कहा जाता है, उसकी प्रस्तावना तो मैंने पढ़ी है, बाकी तो रामकृष्ण राव जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रस्तावना से ऐसा लगता है कि नया लाने की इच्छा क्यों हुई, तो इच्छा इसीलिए हुई कि इसके पहले जो नीति थी उसमें से यह बात नहीं हो रही, और जिसमें से हमारा बच्चा पढ़ा लिखा भी बने, लिख सकने वाला भी बने, और जानकारी भी उसके पास आ जाए। मैं और मेरे परिवार को मैं किसी भी परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़ा होकर संभाल सकता हूं, यह उसका आत्मविश्वास भी बने और यह उसकी क्षमता भी बने। लेकिन इसके साथ साथ वो एक मनुष्य हो, वो संपूर्ण दुनिया के लिए एक उपयोगी तत्व बने, उपद्रवी तत्व न बने, और उसकी उन्नति हो, उसके साथ साथ सृष्टि की उन्नति हो। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतोम गमय, ये उसका ये दिशा हो उसके विकास की, और सारे सृष्टि को भी उसके कारण उसी दिशा में चलने का लाभ हो, ऐसा उसका कर्तृत्व बने। ये इच्छा रही, इसलिए तो नई शिक्षा नीति आई। और इसलिए विद्या भारती का काम मेरे जानकारी के अनुसार चलता इसलिए है कि ऐसी शिक्षा उनको प्रचलित करनी है। विद्या भारती के किसी भी विद्यालय में आप जाइए तो वहां एक अवतरण पट पर लिखा हुआ रहता है, रंगा के परमानेंट ही किया हुआ रहता है दीवार पर, हमको इस प्रकार की शिक्षा देनी है, कि उसमें ये सारी बातें हैं, दूसरे शब्दों में है, लेकिन अर्थ उसका यही है। तो हमारा साधन है, अब बन गया, ये तो आनंद की बात है। अच्छे काम के लिए सुविधा हो गई, ये आनंद का विषय है, क्योंकि अच्छे काम के लिए सुविधा हो गई तो अच्छा काम और गति से आगे बढ़ेगा। तो साधन आ गया तो गति बढ़नी चाहिए, और गति साधन की नहीं होती, गति करने वाले की होती है। कई बार साधन आता है तो मनुष्य विचार करता है कि अब फुर्सत से आराम से करेंगे, लेकिन जिनको कोई कार्य संपन्न करना है उनको तो उल्टा सोचना चाहिए। हमारे एक सज्जन थे, कपड़े धोते थे, साबुन से धोने पड़ते थे, मेहनत करनी पड़ती थी। बाद में वो डिटर्जेंट पाउडर आ गया। वो पहले प्रकृति से आलसी थे तो साबुन से कपड़े ऐसे जैसे धो डालते थे, धोया नहीं ऐसा कोई कह ना सके, इतना करते थे, बाकी कपड़े जैसे थे वैसे ही रहते थे। साबुन पाउडर आने लगी तो उन्होंने साबुन पाउडर लिया, बोले ये ज्यादा आरामदायी है, लेकिन कपड़े फिर वैसे के वैसे।
हमने उनको पूछा, भाई फर्क क्या हुआ पाउडर आने से, आप कहते हैं ज्यादा आरामदायी हो गए। तो मैं क्या करूं, कपड़े धोना वो पाउडर का काम है, साबुन में अपने को घिसना पड़ता है, पाउडर तो इसलिए है कि उसमें डुबा के रखो तो मैल छूट जाएगा, वो अपना काम करता नहीं, मैं क्या करूं। तो ऐसे लोगों के साधन कितने भी बढ़े तो भी उसमें न उनका भला होता है न समाज का भला होता है। विद्या भारती को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ऐसे लोग नहीं हैं। उनके साधन बढ़ेंगे तो हम सभी का लाभ है, समाज का लाभ है। गति बढ़ाने का ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि साधन अनुकूल सत्व के आधार पर ही होता है। हमको जो करना है उसके लिए इस साधन को अनुकूल बनाना है, तो हमारा अपना अंतर मनस क्या है, हमारा संकल्प कितना दृढ़ है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम न उपकरणे। तो विद्या भारती के लोग इसको जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि भवन है इसलिए हमारा काम होगा। काम तो भवन नहीं था तभी शुरू हुआ था, और उसी सत्व के आधार पर हम यहां तक आ गए कि हम अपना भवन खड़ा कर सकते हैं। तो आगे उसी से बढ़ेगा, ये वो लोग जानते हैं। तो इसलिए आचार्यों का प्रशिक्षण, यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है शिक्षा में। क्योंकि आखिर शिक्षा का सुधार कहां से होगा? सिखाने वालों से होगा। सीखने वाला बच्चा, उसको तो कुछ नहीं मालूम, और सिखाना जो है, बच्चा सीखता है, उसकी अपनी इच्छा हमको बनानी पड़ती है, क्योंकि बच्चा बच्चा है। वो सीखने के लिए आता है या नहीं, उसको भेजा है माता पिता ने, वो तो अभी बड़ा नहीं है, वो शिक्षा का महत्व जानता नहीं है। आयु तो उसकी किशोर आयु तक उसको खेलना ज्यादा पसंद होता ही है। और हम ऐसा नहीं कर सकते कि किशोर आयु तक सिखाना ही नहीं, खेलने ही देना, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमारे यहां परंपरा में भी 8 साल तक ही बचपन तो है, लेकिन 8 साल तक ही बचपन के स्वैरता को, स्वतंत्रता को मर्यादा बिना हम चलने देते हैं। उसके बाद मर्यादा आती, व्रतबंध होता है, और फिर वो शिक्षा ग्रहण करता है 12 साल तक। तो शिक्षा के अनुशासन में बचपन में ही बच्चों को बांधना पड़ता है। अब अनुशासन ऐसी चीज है कि वो होती तो बड़ी उपकारक है, लेकिन लगती बड़ी कड़वी है। क्योंकि स्वभावतः मनुष्य बंधन में रखने का आदी नहीं है। तो कड़वी घुट्टी पीने की आदत नहीं है, इसलिए उसको चीनी में मिलाकर देते हैं, शुगर कोटेड पिल खिलाते हैं। शिक्षा भी ऐसे ही प्रदान करनी पड़ती है, ऐसे अपने परंपरा भी करती है, कहती है कि बच्चों को सिखाना है तो जो आचार्य है उसको बच्चों के स्तर तक स्वयं को नीचे लाकर सिखाना पड़ेगा। वो अपने लेवल से सिखाए तो नहीं चलेगा। एक नाटक आया था मराठी में, नाटक है ने एकांकिका, विडंबन, व्यंग था। तो पागलों का बाजार, मराठी में वेड्यांचा बाजार, ऐसा उसका शीर्षक था, पागलों का बाजार। तो प्रोफेसर साहब की पत्नी मार्केटिंग के लिए निकलती है, घर में पलने वाला बच्चा है, तो बता दी कि वो उठेगा रोएगा, उसको दूध पिला और जरा बाहर दिखाओ आकाश तारे वगैरह, शाम हो जाएगी, ठंडा भी रहेगा, अच्छा गर्मी नहीं रहेगी, तो उसका दिल बहल जाएगा, तो चुप हो जाएगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। प्रोफेसर साहब कहते ठीक है, फिजिक्स के पीएचडी है, 10 वर्षों से पढ़ा रहे, एक छोटे बच्चे को नहीं संभाल सकेंगे क्या? ऐसा उनके मन में आता है। फिर छोटा बच्चा रोता है तो ये दूध पिलाते हैं, रोना रुकता नहीं, तो उसको हाथ में लेकर बाहर जाते हैं और उसको फिर जानकारी देने लगते हैं। वो चंद्रमा है,
पृथ्वी से इतने लाख मील दूर है, उसका प्रकाश सूर्य से आता है, उसके वातावरण में प्राणवायु नहीं है। अब बच्चा और जोर जोर से रोने लगता है, तो पड़ोस की एक 9 साल की लड़की, तीसरी में पढ़ने वाली, वो आती है, अरे अरे क्या हो गया, भैया रो रहा है, भैया रो रहा है, लाइए लाइए मेरे पास दीजिए। फिर वो बताती है उसको, देखो देखो चंदा मामा कैसे हंस रहा है, तुम्हारे लिए दूध रोटी ला। तो बच्चा चुप हो जाता है, हंसने लगता है। वो प्रोफेसर साहब कहते हैं, क्या पागलों का बाजार है, वो क्या मामा है क्या? अरे सिद्ध हो गया विज्ञान से, क्या है सबको पता है, और ये अंधश्रद्धा है इसके दिमाग में। अरे भाई अंधश्रद्धा तुमको लगती होगी, उसका जो स्तर है वहां से उसको बताया तो ग्रहण करेगा, नहीं तो कितना भी सत्य हो तुम्हारा वो तो रोने लगेगा, और क्या करेगा। तो वहां तक जाकर ये सिखाना पड़ता है। इसलिए शिक्षा का सुधार आचार्यों के सुधार से ही शुरू होता है। मेरी आशा है विद्या भारती बात करती है सरकार से नई शिक्षा नीति के बारे में, तो इसको उन्होंने समझाया होगा। वो जानते हैं कि उनका आचार्य प्रशिक्षण उनके यहाँ पहले से है, नियमित चल रहा है। अभी भवन की व्यवस्था हो गई है, लेकिन प्रशिक्षण को रहता ही है। दूसरी बात है कि आचार्य को जो सिखाना है वो उसकी आजीविका नहीं है, वो उसका व्रत है। और इसलिए आचार्य अपने छात्रों पर पुत्रवत प्रेम करके उनको पढ़ाता है, तब उसकी शिक्षा वो ग्रहण करते हैं। ये पद्धति हो ना हो, आप याद कीजिए अपने जिन शिक्षकों को आप आज भी याद करते हैं, उन्होंने आपको केवल पढ़ाया नहीं है, उनके व्यवहार से आपको कुछ प्रकाश मिला है, आपको कुछ स्नेह मिला है। ऐसे ही आपके शिक्षक आपको स्मरण में है। ये हाथ कंगरी को आरसा वाली बात है, ये बताने से सबूत नहीं देना पड़ता, हम सबकी यही स्थिति है। तो इसलिए यहां पर मैंने देखा भवन में 3 स्तर बनाए। 3 स्तर पहले से है, क्योंकि विद्या भारती ये जानती है कि शिक्षा जिनको देनी है, अब इतने वर्षों से ये राष्ट्र चला है और कई प्रकार की परिस्थिति आ गई, उसके कारण जरा स्तर बन गए। तो शहर वाले एकदम एक अलग स्तर हो गया, उनकी दुनिया अलग सी हो गई आजकल, पहले नहीं थी। और ग्रामीण जो है उनकी दुनिया एक अलग दुनिया बन गई, और वनवासी आदिवासी आदि आदि इनको कहा जाता है, हमारे बंधु है, हमारे समाज के हैं, हमारे ही अपने हैं, लेकिन उनकी एक अलग अलग सी दुनिया बन गई। अब इन तीनों को सिखाना है तो अलग अलग भूमिका में जाकर, उनके स्तर पर जाकर उनसे स्नेह करते हुए उनको सिखाना पड़ेगा। तो इन 3 प्रकार के शिक्षकों का प्रशिक्षण भी अलग होना पड़ेगा। ऐसी कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो अपने राष्ट्रीय शिक्षा में आवश्यक है, विद्या भारती अपने जन्म से इनके प्रयोग करके सिद्ध कर रही है। विद्या भारती का ये जो चिंतन है वो केवल चिंतन के स्तर पर नहीं है, चिंतन के आधार पर प्रयोग हुए। एक बड़ी बात जैसे सिद्ध की, ऐसे उसके अनुसार उस बड़ी बात के छोटे छोटे अंश, छोटी छोटी बातों को भी ठीक किया। तो विद्या भारती के शिक्षा चिंतन में कुल मिलाकर शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए होती है। ये जैसे उन्होंने जांच पड़ताल प्रयोग करके सिद्ध किया है अनुभव से, और उसका प्रत्यक्ष प्रयोग वो दिखा सकते, वैसे मनुष्य बनाने वाली शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा हो एक छोटी बात है, लेकिन वो भी वहां प्रयोग सिद्ध अवस्था में प्रत्यक्ष प्रचलन में वो आपको दिखा सकते हैं। इस ढंग से हमको अपनी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए तैयार करना पड़ेगा। ये तैयार करने का काम हमारे सामने है। अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा होगा ऐसा नहीं है, कि एक मानसिक जकड़न में हम हैं, उसके बाहर हम निकले नहीं।
तो कई बार मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, इसका प्रस्ताव भी हमको अंग्रेजी में समझाना पड़ता है। यह है अपने समाज की स्थिति, हमारी भी स्थिति है, और क्या करें। और इसलिए इस जकड़न में से बाहर निकलकर शुद्ध अपने प्रकृति के स्वत्व के आधार पर अपने भविष्य की आकांक्षाओं का विचार मन में रखते अपने शिक्षा पद्धति को कैसे करना, इस दिशा में विद्या भारती काम कर रही है। और आगे बढ़ना और बाकी है, क्योंकि अभी तो विद्यालयीन शिक्षा तक आ गए, महाविद्यालयीन शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, तत्व तो एक ही रहेगा और बुनियाद तो बन गई यहाँ पे, लेकिन छोटी छोटी बातें तफसील भी उसमें भरना है। तो ये प्रयोग और अधिक आगे बढ़ेगा और अधिक उसके और पहलू प्रकाश में लाने पड़ेंगे, तो काम आगे चलेगा। आगे चलेगा तो आज उपलब्ध तकनीकी की सारी आधुनिक सुविधाएं जो सहायक हो सकती है उनको लेकर, जो सुविधाएं हैं उनको सहायक बनाकर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। मैं समझता हूं यहां मालवा प्रांत के इस आचार्य प्रशिक्षण केंद्र, प्रांत का कार्यालय आदि आदि 3-4 बहुउद्देशीय ऐसा ये जो भवन हुआ है वो इस हेतु को साध्य करने वाला बनेगा, बनेगा जरूर। लेकिन बनेगा क्यों? केवल उसमें हमने सुविधाएं रख दी इसलिए नहीं, बनेगा इसलिए कि उसका ये भाव ध्यान में रखकर सुविधा संपन्न होने के बाद भी अपनी गति को बढ़ाते हुए, अपनी दिशा को भूलते हुए हम लोग ठीक से आगे बढ़ेंगे। एक बंगाली कविता में है, दिक तोर जदी ना जास भूली, विधि तोरे छोलबे ना। अगर तुम दिशा बिना भूले अपने इन जकड़नों से मुक्त होकर, निर्भय होकर, भविष्य की चिंता न करते हुए अपने कश्ती को धकेल लेते हो सागर में, तो दिशा जब तक याद है, याद रखो तुमको तुम्हारा भाग्य कभी छलेगा नहीं, वो तुमको ठीक दिशा में ले जाएगा, डुबाएगा नहीं। तो भवन तो अपना काम करेगा, जैसा हमने बनाया है वैसा करेगा, उतना करेगा, लेकिन उसका काम भी यशस्वी होने के लिए हमारा काम ऐसा होने की आवश्यकता है। आज की इस आनंद क्षण में हम सब सहभागी हो, हम सब अपना अपना दायित्व पूर्ण करें। ये केवल विद्या भारती वालों का भवन नहीं है, कहा है अपेक्षा विद्या भारती की भी है, ये सामाजिक विकास का केंद्र बने। तो ये विद्या भारती के कार्य के विकास का केंद्र क्यों बनता है? विद्या भारती इसके लिए परिश्रम करती है, इसलिए ये सामाजिक विकास का केंद्र बनने के लिए वो भी परिश्रम करेंगे, लेकिन समाज को भी कुछ करना पड़ेगा। उनको अपनी छत्र छाया विद्या भारती के सर पर सदैव रखनी पड़ेगी और जो सहयोग समाज से जुट सकता है जुटाना पड़ेगा। ये सब ठीक चलेगा तो जैसे हमने आज कल्पना की है कि भारतीय शिक्षा का नया रूप गढ़ते गढ़ते ये केंद्र समाज के विकास का केंद्र बने, वैसा वो जरूर बनेगा। इस शुभकामना के साथ आनंद में हम इन बातों को ध्यान में रखकर चले, इस एक सावधानी की सूचना देते हुए, और आपने सुन लिया इसके आप